समय बहुत ही कम है आप सभी के पास और आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है अभी भी। तो दिन रात एक कीजिए, जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इन वीडियोस के माध्यम से खुद को ज़रूर चेक कीजिए डेली कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, राज्यसभा तथा लोकसभा की गणपूर्ति है। ये कंसेप्ट सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा तक ही सीमित नहीं है। अगर आप पंचायत में जाओ या फिर किसी भी ऐसी सभा में जाओ जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों कोरम जो है ये आज भी देखने को मिलता है। तो कोरम का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर हैं उस पार्टिकुलर किसी भी सभा के, उसका 10वां भाग। अगर 100 मेंबर्स हैं टोटल, तो 10 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए उस सभा को शुरू करने के लिए। तो इसको कोरम बोला जाता है, कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है शून्यकाल। ये भी बेसिकली संसद की ही बात हो रही है। इंडियन सिस्टम में काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो स्टार्टिंग होती है तो प्रश्न काल समय होता है, फिर उसके बाद शून्य काल समय आता है। तो क्वेश्चन क्या है, शून्य काल के लिए महत्तम समय यानी कि मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है। तो ये मर्यादा या फिर सीमा है 1 घंटा। इससे ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं लगा सकते। ये जो दोस्तों 0 आवर होता है, तो ये भी याद रखना। और PIL, इसकी फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये बेसिकली बाद में भी कोई फाइल कर सकता है कोर्ट में जाके, ये जो PIL होती है। तो इसको किस से जोड़ा जाता है, ये जो PIL होती है जनहित वाद, इसको दोस्तों न्यायिक सक्रियता के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ जोड़ा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अनुच्छेद 32, और जो हाई कोर्ट्स होते हैं 226, तो इसको भी याद रखना। बाकी जुडिशियल रिव्यू तब काम आता है जब जुडिशरी को लगता है कि जो कानून बना रही है सरकार वगैरह, वो लोगों के हित में नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू तब देखने को मिलता है। ये बेसिकली अमेरिका का कंसेप्ट है, बाकी आपको पता ही सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोबाइल कोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जिन व्यक्ति या फिर जो महान व्यक्ति इस कंसेप्ट को देके गए हैं आपस में ही एक मिसाल है। भारत में मोबाइल कोर्ट किसके दिमाग की उपज है, ब्रेन चाइल्ड किसकी है ये मोबाइल कोर्ट इन इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको याद रखना है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी नहीं जाना आता है, क्वेश्चन ये भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन, मतलब लोकसभा के चुनाव। तो ये दोस्तों 1951-52 में हुए थे। तो 1951 भी ऑप्शंस में है और 1952 भी। तो ऑब्वियसली 1951 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। अब कॉमन सिविल कोड जो है ये अनुच्छेद 44 के तहत होता है। इसमें होता क्या है कि एक कोई राज्य है, उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो उन सभी के लिए सेम ही कानून होंगे। लेकिन अगर बाकी जितने भी यानी कि 27 राज्य हैं और बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता। मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग है, लेकिन एक राज्य ऐसा है इंडिया में जो सभी को बराबर कानून का हक देता है। और ये राज्य कौन सा है दोस्तों, यह है गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्लैन्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है ये भी काफ़ी तरीके की होती है। अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो हम सोशलिस्ट थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम मिक्स्ड आए, मिश्रित बने। अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि प्लैन्ड इकोनॉमी जो है ये किससे संबंधित होती है, किस पर आधारित होती है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये सोशलिस्ट सिस्टम या फिर समाजवादी प्रणाली पर
ये आधारित होती है। क्यों? क्योंकि सरकार ही यहाँ पे प्लानिंग करती है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और किसी देश की प्रति व्यक्ति आय व्युत्पन्न की जाती है, ये कहाँ से ड्राइव होती है, कैसे ड्राइव करते हैं आप पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की? तो इसमें दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पहली चीज़ क्या है कि राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। और साथ में जनसंख्या जो है उसको भी देखा जाता है, क्योंकि जो जनसंख्या होती है वो भी वहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तब जाके पर कैपिटा इनकम जो है निकल के सामने आती है। तो सी ऑप्शन जो है यानी कि राष्ट्रीय आय से और जनसंख्या से, इन दोनों से पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय जो है ये व्युत्पन्न की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है सी है। बाकी हमने एक हफ्ते का शॉर्ट क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी फ़ीस जो है 299 हमने रखी है। और इसमें सारा आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा, इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल होगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनके बेसिस पर। तो व्हाट्सएप करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था इसमें ये सब कुछ हमें देखने को मिला था, और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और वैसे स्टेट्स पूछी जाए तो आप सभी आसानी से आंसर कर लेते हो, केरला। लेकिन यूनियन टेरिटरीज की बात आए तो लक्षद्वीप याद रखना। और मैंने आपको बताया हुआ है 92.28% लगभग इनकी क्या है, लिटरेसी रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हाई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ये वाला है पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पे आप देखते हो कि नासिक से एक नदी निकलती है जो इधर गिरती है जाके बंगाल की खाड़ी में। तो इसी नदी को बोला जाता है कि ये सबसे लंबी या फिर लार्जेस्ट है, बड़ी नदी है पेनिसुलर या फिर प्रायद्वीपीय भारत की। गोदावरी की मैं बात कर रहा हूँ, बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? पिछले 4 या 5 एग्जाम्स की बात करूं हमीरपुर बोर्ड की, तो लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है रिफाइनरी से संबंधित। तो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है इंडिया की, ओबियसली डिगबोई है असम की। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों भारत में विद्युत आपूर्ति प्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो जहाँ पे अंग्रेजों का अड्डा था ओबियसली वहीं पे हुई होगी। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। 1879 में सबसे पहले कोलकाता में जो विद्युत है उसकी आपूर्ति हमें देखने को मिली थी। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पिछले 5-6 सालों में बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो ये एक स्कीम है, इसको लॉन्च किस ईयर किया गया था? एग्जैक्ट आपको मंथ भी पता होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जनवरी 2015 में, डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंध हुआ मजदूर प्रणाली जो है इसका उन्मूलन या फिर एवोल्यूशन, ये जो एवोल्यूशन है कब किया गया था? ये एक्ट आया था एक, ये दोस्तों अधिनियमित किया गया था कब? 1976, 1976। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट्स जो भी हैं सब कुछ इसी में आता है, पूंजी बाजार का नियंत्रक है। तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे संवैधानिक जो अधिकार है वो मिला था 1992 में। तो इसको भी याद रखना, संवैधानिक और संविधिक इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
जो ऑलरेडी संविधान में सब कुछ दिया गया है वो संवैधानिक है। जैसे यूपीएससी की हम बात करते हैं, ठीक है, आरबीआई की बात करते हैं, और बाद में कुछ एक बिल वगैरह पास करके जो चीज़ें ऐड की जाती हैं वो संविधिक होती हैं, स्टैट्यूटरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किससे जुड़ी हुई है? आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सब कुछ ग्रोथ हो, इकोनॉमी की तो होनी ही चाहिए, बाकी भी। तो ये सब कुछ तय करती है इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई। तो अपस्फीति इसको बोला जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। ये अलग बात है कि हाइपर इन्फ्लेशन ही आ जाए और कोलैप्स कर जाए कोई भी कंट्री जो है, लेकिन धीरे धीरे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ये अच्छे साइंस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है तब बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड सप्लाई प्राइस इसी का कंसेप्ट है इन्फ्लेशन में भी। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय सहकारी बैंक। जैसे कि आप कांगड़ा बैंक देखते हो, जोगिंद्रा बैंक देखते हो, ये सारे के सारे केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कैसे काम करते हैं, किस लेवल पर काम करते हैं दोस्तों? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिला स्तर पर काम करते हैं। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको पीएनबी वगैरह भी सहायता देता है, ठीक है। और आज के टाइम में तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी ये फ्लिप कर रहे हैं बैंक्स। जैसे कांगड़ा बैंक काफ़ी आपको ज़िलों में देखने को मिलता है। उसके बाद मैं जोगिंद्रा बैंक की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़िलों में है। फिर भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल याद रखना है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आपको व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेनी है पेड क्रैश कोर्स की, अगर आप ज्वाइन करना चाहो। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। और आज से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे हिंदी और इंग्लिश के लिए भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।